नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात होगी छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की। राज्यपाल से बढ़ते टकराव के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्हें गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए देखा जा सकता है, तो उधर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और बघेल सरकार को संवैधानिक मर्यादा और राज्यपाल के प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे दी। छत्तीसगढ़ में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल की दखलंदाजी क्यों बढ़ रही है, इसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये सवाल केंद्र की बीजेपी सरकार से पूछा जाना चाहिए। वहीं रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन और राज्यपाल की मर्यादाओं का उल्लंघन सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं है, लेकिन राज्यपाल का प्रोटोकॉल स्थायी रहता है, उसका पालन होना चाहिए। देखिए, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन का दखलंदाजी क्यों हो रहा है, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। ये सवाल केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। गवर्नर हाउस का, गवर्नर का एक मर्यादा होता है और ये सरकार बार बार उसके उल्लंघन कर रही है, प्रोटोकॉल भी भूल गई। सरकार को ये याद रहना चाहिए कि सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, मगर जो परंपरा रहता है, प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है, उसका पालन करना चाहिए। तो ये सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि राजभवन का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है और निशाने पर मोदी सरकार है, तो दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। इसके पहले भी राज्यपाल से तकरार सामने आ चुकी है सरकार की। मसले बहुत सारे रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य और हैं जहां पर राज्यपाल और सरकार की दखलंदाजी सामने आई। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे केंद्र पर हमला बोला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी हर एक बयानबाजी चल रही है, पत्राचार चल रहा है, राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है। सरकारें आते जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं और उसका ख्याल इस सरकार को करना चाहिए। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए अनुराग सिंह देव, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का आपकी आवाज में। पहला सवाल राजेंद्र तिवारी जी आपसे है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर ही ये दखल अंदाजी बढ़ रही है। सर, दोनों तरफ से सवाल पूछा जा सकता है कि वहीं पर क्यों बढ़ रही है जहां पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की सरकार है। मृदुल जी, ऐसा है कि हमारा प्रांत बड़ा छोटा प्रांत है। हाँ। 90 विधायक हैं, 11 लोकसभा के सदस्य हैं, मगर यहाँ से जो प्रश्न उछाले जाते हैं वो बड़े होते हैं। खास तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रश्नों को उछालने का काम करते हैं तो वो विचारणीय विषय होता है और राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बहस होती है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा तो समय नहीं है। अभी जो उन्होंने मामला उठाया है राज्यपाल की गरिमा को लेकर के, और जो इन शब्दों में अभी आपने बताया, वो न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि विचारणीय भी हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर तो राज्यपाल का रोल, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल का आचरण, राज्यपाल का कर्तव्य किसी और प्रकार का होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है जहां जिन राज्यों में वहां कुछ और है। मैं आपको सिलसिलेवार बताना चालू करूंगा। और ये प्रवृत्ति तब से हुई है जब से आदरणीय अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बने हैं। मैं 2016 का उदाहरण देना चाहूंगा। राज्यपाल ने आदेश दिया उत्तराखंड में कि 5 दिन के भीतर आप अपनी सरकार को का बहुमत साबित कीजिए, क्योंकि 9 विधायक दल बदल करके हरीश रावत जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 5 दिन का समय दिया, उसके पहले ही विधानसभा को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। गोवा में क्या हुआ था? गोवा में
40 के विधानसभा में 17 कांग्रेस के एमएलए थे और 13 भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने बुला करके 13 वाली विधानसभा 13 सदस्यों वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता को शपथ दिलवा दिया। और एक बात और प्रसंगवश मैं बताना चाहूंगा, 1996 का उदाहरण देना चाहूंगा, जब महामना हमारे शंकर दयाल जी शर्मा राष्ट्रपति थे और हम सब के लिए परम आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो 160 का बहुमत था। तो शंकर दयाल जी शर्मा ने उनको बुलाया और कहा कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। उस समय कांग्रेस को 140 सीट मिली थी 1996 में और 160 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। बुला करके कहा कि आप शपथ लीजिए। और ये बात दूसरी है कि 13 दिन वो सरकार चली, मगर बहुमत दल का होने के कारण उन्होंने सबसे पहले अटल बिहारी जी वाजपेयी को दिलवाया। मगर गोवा में ऐसा नहीं हुआ, मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में तो कमाल किया कलराज्य मिश्र ने। ये तो आपका ये कहना राजेंद्र जी, क्या केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल ये सब कर रहे हैं? मैं सीधे पूछ लेता हूं। हाँ, मैं आपको बताता चल रहा हूं ना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार के इशारे पर या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो वक्तव्य दिया वो राज्यपाल को शोभा देता है क्या? जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया सेक्युलर बात को, धर्मनिरपेक्षता को। हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द है। तो जिस तरह से कोश्यारी जी ने वहां होशियारी दिखाने का काम किया, वो गोवा के भी तो राज्यपाल है ना, वहां इस तरह की बात क्यों नहीं किया उन्होंने? यानी आप आचरण देखिए। मैं एक एक जगह का उदाहरण देते चलूं किस तरह से। नहीं, सुन लीजिए, मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि देश की स्थिति सब देखते अलग अलग जगह रखे हुए हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप तो खुद लंबे समय से राजनीति में और इन चीजों को बेहतर समझते हैं, जानते भी हैं। मैं अभी और ढेर सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें सर। इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो उसमें कांग्रेस की जब कुछ सरकारें रही उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं, उन पर भी सवाल उठे हैं। और वही स्थिति कुछ दशकों बाद शायद बीजेपी के सामने आ रही है। क्यों आ रही है ये हम जानेंगे। अनुराग सिंह देव हमारे साथ हैं। अनुराग सिंह देव, क्या वाकई ऐसा है? अभी तो जैसा आरोप लगा रहे राजेंद्र जी, उदाहरण देने दीजिए। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हैं सर, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए मैंने कहा अनुराग जी आप अपनी बात रखिए। राजेंद्र जी ने सवाल पूछा है, खुश करने की कोशिश है या उनका दबाव है? मृदुल जी, विषय छत्तीसगढ़ का था और राजेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस की ओर से जो पक्ष रखा है उसमें सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रदेशों के बारे में उन्होंने उल्लेख कर दिया। अब जब उल्लेख कर दिया है तो उसका जवाब भी मुझे देना ही पड़ेगा कि 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर किया है। और मुझे याद है रमेश भंडारी जैसे राज्यपाल और सिफ्ते रजी जैसे राज्यपाल, बूटा सिंह जैसे राज्यपाल 1960 से कांग्रेस ने राज्यपालों के माध्यम से सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है और यूपी में 10 टाइम्स ये काम हुआ है। और रमेश भंडारी जी ने जगदम्बिका पाल जी को अपॉइंट कर दिया था 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री। वो भूल गए, वो लग रहा है राजेंद्र तिवारी जी इतिहास। उनको याद तो रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी के समय उसी पटरी पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं क्या? उसी ढर्रे पर चल रहे हैं? 49 टाइम्स ये दुरुपयोग किया गया है। इसलिए तो मैं वही पूछ रहा हूं ना सर, उन्होंने 49 बार किया तो आप क्या 50 मारना चाह रहे हैं? क्या है इसके पीछे की मंशा, क्या है? देखिए, विषय अब छत्तीसगढ़ का जहां तक संदर्भ है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर ने जो भी इंटरफेरेंस किया है वो अपने संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल को राज्य के अंदर एक संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्राप्त है और अनुच्छेद 163 के तहत उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन जब वो सूपे बेड़ा जाना चाहती है गवर्नर, मान लीजिए किडनी कांड हो गया, अब राज्य सरकार उसमें इंटरफेरेंस करी, उसमें उनको उपलब्ध न कराए हेलीकॉप्टर, या कोई उनके साथ जाने को तैयार ना हो प्रशासनिक लोग, या उनके सेक्रेटरी के जब अपॉइंट के बात करने का विषय आए तो उनको दरकिनार कर दिया जाए और एक अस्थायी तौर पर किसी को एडिशनल चार्ज दे के सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाए, उनसे कोई परामर्श न किया जाए। गृह मंत्री को कोई कानून व्यवस्था बलात्कार हो रहा है सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में, रिकॉर्ड हो गया छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक माइनर बलात्कार। तो उसके लिए आप लोग हैं ना सर?
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई घटना घटती है उसके लिए आप लोग हैं जो सरकार को उसकी भूमिका समझाते हैं, सरकार को उसकी कमियां बताते हैं। क्या हर बार राज्यपाल को बताना उचित है या ये उनके प्रोटोकॉल में आता है? क्योंकि इसके पहले रविंद्र चौबे ने कहा था, कुछ दिन पहले, मंत्री हैं वो सरकार में, उनका कहना था कि सबकी अपनी संवैधानिक मर्यादा है और उसी दायरे में काम करना चाहिए। देखिए, मैडम गवर्नर ने जो भी छत्तीसगढ़ के अंदर अपना रोल रखा है वो बिल्कुल लिमिटेड रखा है। अनुसूचित क्षेत्रों में स्पेशल इंटरफेरेंस का अधिकार गवर्नर को होता है, और जब अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित बालिकाओं के साथ में बलात्कार होता है और गृह मंत्री को वो कानून व्यवस्था और बाकी विषयों को लेकर बुलाती हैं तो गृह मंत्री क्वारंटाइन हो जाते हैं, वो बोल देते हैं कि मैं क्वारंटाइन हो गया हूं। तो ये संवैधानिक, ठीक है, ये तो मैं इस पर पूछ लेता हूं, मैं इस पर पूछता हूं, राजेंद्र जी से जवाब लूंगा। एक छोटा सवाल मेरा देवेश से है, राजेंद्र जी इसके बाद जवाब लूंगा आपका मैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कही। उनका कहना है कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल और संवैधानिक अधिकार उतने ही रहते हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं तो ये शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं है। क्या देवेश ऐसा होना चाहिए हमारे राज्य में? देखिए, किसी भी राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद की स्थितियां नहीं बननी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल अपने पत्रों के जरिए, अपने बयानों के जरिए, जिस भी तरीके से अगर ये सोचते हैं कि उनके जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उस राज्य में दूसरे दल की सरकार है और उनके किए जाने वाले कामों से उस सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, तो एक बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब विधानसभा में बजट भाषण होता है तब राज्यपाल बार बार इस बात को कहते हैं कि मेरी सरकार, यानी कि जो सरकार राज्य में चलती है उसके अभिभावक की भूमिका में राज्यपाल होते हैं, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला कोई दूसरे राजनीतिक दल का हो सकता है। लेकिन इस पूरे आप देखिएगा देश भर के अलग अलग राज्यों में राज्यपालों की भूमिका जिस तरह से है, जाहिर तौर पर जब पॉलिटिकल लोग राज्यपाल बनते हैं तब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आने की बजाय किसी अन्य बैकग्राउंड से, छत्तीसगढ़ ने सेना के बैकग्राउंड से भी राज्यपाल देखे हैं जिनके दौर में बिल्कुल भी विवाद नहीं हुए थे। छत्तीसगढ़ ने पॉलिटिकल राज्यपाल भी देखे हैं रामदास जी टंडन के रूप में, लेकिन उनके समय भी इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती थी। लेकिन अभी जो राज्यपाल हैं ये सुपर एक्टिव राज्यपाल हैं और ये तमाम जो बातें उनके संज्ञान में लाई जाती हैं उनके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगती हैं, राज्य के मंत्री को मिलने के लिए बुलाती हैं। राज्य सरकार जो कुलपतियों के नामों का पैनल देती है, राज्यपाल उसमें से नाम सेलेक्ट ना करके विश्वविद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने नाम को अपने से नाम डाल करके उसमें कुलपति बनाती हैं। तो ये राज्यपाल का अपने जो अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करने के अलावा अपने जो तमाम जो उनके अधिकार उनको प्राप्त है संवैधानिक तरीके से, उन अधिकारों का दोहन राज्यपाल कर रही है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में स्थितियां इस तरह की बार बार निर्मित हो रही हैं। ठीक, दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है उसको भी इस बात का पालन करना चाहिए कि राज्यपाल के साथ जो एक मान्य परंपरा के अनुसार बातचीत और संवाद करने के बाद अधिकारियों आदि की नियुक्ति होती है, तो दोनों पक्षों को इस बात को लेकर चलना होगा। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो लगातार ऐसे काम करती है, राज्यपाल अपने दायरे में रहकर उस पर कुछ भी अगर करती हैं तो दिक्कत क्यों होती है? उनसे पूछे बिना काम कर दिए जाते हैं, उनके सचिव की नियुक्ति उनके पूछे बिना हो जाती है या हटा दिया जाता है उन्हें। इनको जी मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी राजेंद्र जी, ये सवाल उठाया क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, जी आपसे ही पूछ रहा हूं सर। हाँ, सबसे पहली बात ये है कि अनुराग जी को शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। स्वयं भूपेश बघेल जी समय समय पर मिलते हैं। अभी परसों 2 वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जाकर के मिल करके आए हैं। मगर एक बात ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए और उसकी सीमा का अनुसरण करना चाहिए। भूपेश बघेल जी अगर किसी के प्रति उत्तरदायी हैं तो केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हैं, जिन्होंने 3/4 से ज्यादा बहुमत दे करके उनको इस गद्दी पर बैठाला है। उनकी एकमात्र जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता के प्रति है। हम 69 थे, अभी 70 होने जा रहे हैं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें लगातार इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनके काम उल्लेखनीय अच्छे हैं। हाँ। अब राज्यपाल की जहां तक बात कर रहे हैं तो मुझको यह बताइए कि उत्तर प्रदेश से, पहले सुन लीजिए भाई, मैं ये समय थोड़ा सा दीजिए। उत्तर मैंने कुछ कहा ही नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप कहिए तो सही, मैंने तो रोका भी नहीं आपको। बदतर हो गई है रोज। हाँ सुन,
जी कहिए कहिए, पूरी बात कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था बद से बदतर हो गई है। हाँ। मगर वहां पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुला करके या डीजीपी को बुला करके या बाकी लोगों को बुला करके समीक्षा नहीं करते। ये तो ऐसा हो गया कि देश में कोरोना की स्थिति है तो राष्ट्रपति के ही तो प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल। हाँ। वो बुला करके वहां पर हेल्थ विभाग के लोगों से बात करने लग जाए राष्ट्रपति। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो डिपार्टमेंट के सारे गृह विभाग के लोगों को बुला करके बात करने लग जाएं। हर किसी का देखिए, राज्यपाल का जो दायित्व है वो संवैधानिक दायरा है, कार्यपालिका का अपना दायित्व है। कार्यपालिका अपना काम करते रहे, उसके काम में, दैनंदिनी काम में अनावश्यक रूप से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिहार में इतनी बुरी स्थिति है, बाढ़ में हजारों लोग मरे हैं, कभी राज्यपाल ने बुलाकर के मुख्यमंत्री से बात किया क्या? हरियाणा में बोलना बद से बदतर स्थिति आप हो कहीं रही भी है, चले जाइए, कभी बुला करके बात किया क्या? राजेंद्र जी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए कम से कम, केवल गैर, क्योंकि आपने कुछ राज्यों का मुझे उदाहरण दिया, कुछ राज्यों का उदाहरण दिया, और अनुराग जी कहते हैं कि आपकी ही सरकारों ने सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन किया है। आपकी सरकार में जब राज्यपाल की नियुक्ति हुई, ये 60 के दशक, 70 के दशक और 80 के दशक के दरमियान की बात उन्होंने बताई। लेकिन अनुराग जी, अभी की अगर हम बात करें, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एक सेकंड राजेंद्र जी मैं पूछ रहा हूं, रात के 2 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पत्र लिखा कि राष्ट्रपति शासन उठा लिया जाए और सवेरे 6:30 बजे मुख्यमंत्री फडणवीस को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा तो उदाहरण आपको भारत के राजनीति में, इतिहास में इसका जवाब है आपके पास? मैं ये पिंच करने की आदत क्यों है? ये पिंच क्यों किया जा रहा है? क्या किसी कारणवश किया जा रहा है? क्योंकि हर राज्य में, दिल्ली चले जाइए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस की या किसी अन्य दल की सरकार है, वहां ऐसी स्थिति क्यों है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन आ जाता है, जहां पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जहां पर कोई ऐसा गठबंधन निर्मित होता हो, जैसे कांग्रेस और शिवसेना का कभी मेल हो ही नहीं सकता, ये गठबंधन यदि घटित हो रहा है और उस पर ये लगता है कि ये सरकार भविष्य में बिल्कुल विपरीत विचारधारा की सरकारें हैं, ये कैसे चलेंगी? तो ऐसे में यदि राज्यपाल कोई एक्शन लेता है तो इसमें संविधान की बात कहां से आ गई? और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्वयं जो मैडम गवर्नर हैं वो खुद अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं, और यदि यहाँ पर बालिकाओं के साथ बलात्कार होगा, कोई कांकेर केशकाल की घटना घटित होगी और दरिंदगी होगी, उत्तर प्रदेश की घटना नहीं दिखाई दे रही आपको? उत्तर प्रदेश का मामला नहीं दिख रहा है, मध्य प्रदेश का मामला नहीं दिख रहा है, जहां पर ताजा दुनिया भर की घटनाएं हो रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। छत्तीसगढ़ में जहां पर अपराधों में 43% की कमी आई है, ये झलियामारी का प्रकरण भूल गए आप अनुराग जी? झलियामारी में जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ में 5 साल तक आपके आश्रम में बलात्कार होता रहा, वो भूल गए आप? एक सेकंड मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, थोड़ी सी आवाज कट जाती है क्योंकि अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आवाज थोड़ी सी कम आई उनकी। मैं एक छोटा सवाल देवेश का करना चाहूंगा। दोनों बातें, अनुराग जी, मैंने आपका भी पक्ष सुना, आपने भी कहा कांग्रेस सरकारें थी तो उन्होंने 49 बार ऐसा किया, लेकिन देवेश, ये स्पर्धा कोई बहुत अच्छी तो है नहीं कि इन्होंने किया 49 बार, हम 50 बार करेंगे या हम 48 बार करेंगे। ये स्पर्धा कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर कोई संवैधानिक अधिकार है तो दोनों का पालन होना चाहिए, सरकार और राजभवन दोनों अपनी अपनी जगह। जाहिर तौर पर राज्यपाल को भी और सरकारों को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में सामंजस्य कैसा बना रहे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जनता की भलाई करना है और जनता के लिए काम करना है। अनुराग जी कुछ देर पहले एक जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र के राज्यपाल का, इसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल को लगा कि 2 राजनीतिक दल जो हैं वो एक साथ सरकार नहीं चला सकते, तो राज्यपाल प्रत्याशा में काम नहीं करते हैं। राज्यपाल को पता है बहुमत का दल कौन सा है, राज्यपाल को पता है कि पहले अधिकार किसका बनता है, राज्यपाल को बखूबी मालूम है राज्यपाल की इस चीज के होने की संभावना या प्रत्याशा में जो है वो कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकते हैं। तो दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है इस बात की जानकारी होना। बिल्कुल। तो एक तरह से राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों के बीच अगर समन्वय और सामंजस्य नहीं होगा तो जो असल मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे जिन पर लड़ाई लड़े जाने की जरूरत है, जिन पर जनता को बेहतरी की गुंजाइश वो पाल करके बैठी है, वो तमाम मुद्दे रह जाते हैं। इसलिए राज्यपाल को भी सोचना चाहिए, ये जनता को भी समझना होगा कि राज्यपाल या राजभवन कोई सरकार का विभाग नहीं है, उसके अपने अपने अधिकार होते हैं।
राजभवन के अपने अधिकार होते हैं, अगर जनता को कोई समस्या है तो वो रख सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है राज्यपाल के अधिकारों पर कि वो कितनी हिदायत देते हैं। अगर वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में हिदायत या नसीहत दे रहे हैं तो फिर बीजेपी के राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं दे रही, ये सवाल भी खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राजेंद्र जी, समय थोड़ा सा कम है इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।